अब्बा ने दफ्तर में एक से एक 16 साल खूबसूरत लड़की रखी हुई थी। कोई 40,000 तनख्वाह लेती तो कोई 50,000। मैं उनकी किस्मत पर रश करती। एक रोज अब्बा दफ्तर गया तो मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई और अपना हुलिया बदल कर अब्बा से नौकरी मांगने चली गई। मेरे होश उड़ गए कि अब्बा ने रेस्ट रूम में आम लड़की समझकर। मेरे अब्बा बहुत कंजूस थे और मैं उनकी कंजूसी की वजह से बेहद परेशान रहती थी। मेरी वालिदा हयात ना थी और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे अब्बा ने मेरी वालिदा के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। अब आप ये मत समझिएगा कि मेरे अब्बा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं मुझ पर सौतेली मां ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। असल वजह ये थी कि मेरे अब्बा तो बेहद कंजूस थे। उन्हें ये फिक्र सताने लगी कि शादी का खर्च कैसे उठाएंगे। अगर उन्होंने सिर्फ निकाह भी किया तो भी आने वाली के थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे और वो उससे भी कतरा रहे थे। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा, ये भी एक बड़ी वजह थी। मेरी उम्र 17-18 साल थी और अब्बा को पता था कि रोटी खाना तो मैं उन्हें पका कर दे दूंगी और घर को भी संभाल लूंगी, इसीलिए अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि मेरे अब्बा का शुमार अमीर लोगों में होता था, लेकिन हमारे घर में राशन भी बड़ा तोल मोल कर आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि अब्बा की बेइंतहा कंजूसी की वजह क्या है, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से किसी भी चीज की फरमाइश करती तो कहते, बेटा जी पैसा दरख्तों पर नहीं उगता जिसे मैं तोड़ कर ला दूं तुम्हें। अंदाजा भी है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब तक कि तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हो जाते ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें नए जोड़े ला कर दूंगा। लोग कहते हैं कि अगर इंसान इकलौती औलाद हो तो माँ बाप उसके नखरे उठाते हैं, उसकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मेरे अब्बा के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन उनकी कंजूसी का ये आलम था कि वो मुझे जरूरत की चीज भी तरसा तरसा कर देते थे। अब्बा ने घर के काम के लिए भी कोई मुलाजमा नहीं रखी थी। सारे काम वो मुझसे ही करवाते थे और फिर मेरे किए कामों में नुक्स भी बहुत निकालते थे। मैं तो आजिज आ चुकी थी। कॉलेज आती तो मेरी दोस्तें अपने नए ब्रांड के सूट दिखाती। हर हफ्ते तो वो शॉपिंग कर रही होती थी। नित नई ज्वेलरी और मेकअप दिखाती। ये बताती कि वो बहुत बड़े मॉल से शॉपिंग करती हैं और मैं उनकी चीजों को देखकर ठंडी आह भर कर रह जाती कि इंसान के पास अगर ना हो तो इंसान सब्र भी कर लेता है, लेकिन होने के बावजूद भी ना मिले तो दिल में कसक सी रह जाती है। मेरे वालिद के पास गाड़ी भी थी और ड्राइवर भी, और उन्हें ऑफिस में छोड़ने के बाद इस ड्राइवर का कोई भी काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं बसों में धक्के खाते हुए कॉलेज जाती और घर वापस आती थी। घर आते ही घर के ढेर सारे काम मेरे जिम्मे होते थे। 20 साल की उम्र में 14 जमातें पढ़ चुकी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे इंग्लिश में MA करती, लेकिन मेरे वालिद ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, इतनी तालीम काफी है, अब घर बैठो और घरदारी संभालो। घरदारी तो मैं पहले से ही संभाल रही थी, लेकिन मैं अपने घर के इस माहौल से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आ गया। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा है, अब्बा मेरी शादी कर देंगे तो इस घर के माहौल से, उस घर से मेरी जान छूट जाएगी। देखने में वो रिश्ता हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन न जाने मेरे अब्बा के साथ क्या मसला था। उन्होंने मेरा रिश्ता मना कर दिया। कहने लगे, ये लड़का और उसका घराना बस मुनासिब सा है, ये तो मेरे पैसों पर नजर रखेगा, आए दिन मुझसे ही मांगेगा, और मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह नहीं कर सकता जिनकी नजर मेरे पैसे पर हो और मेरे घर और कारोबार पर हो। ये सुनकर मैं हैरान हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे अब्बा मुझे जब एक धेला भी नहीं देने को तैयार तो फिर इतने पैसों का करेंगे क्या। लेकिन ये राज भी मेरे लिए राज न रहा। एक बार मैं अब्बा को चाय देने उनके कमरे में गई तो दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। मेरे अब्बा फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम क्यों फिक्र करती हो, अगर तुम्हारा 40,000 में गुजारा नहीं है तो फिर मैं तुम्हें महीने का 60,000 भी दे दूंगा, लेकिन तुम ऑफिस की नौकरी मत छोड़ो। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। अब्बा तो पूरे महीने का राशन और पूरे घर का खर्चा भी 40,000 तक नहीं जाने देते थे, और एक लड़की को जो कि उनके ऑफिस में मुलाजमत करती थी उसे 40 से 60,000 भी देने को तैयार थे। भला वो ऐसा भी क्या काम उनसे करवाते थे कि जो 60,000 महीना दे रहे थे। लेकिन अब्बा की अगली बात ने तो मुझे शशदर सा कर दिया था। उस लड़की के कहने लगे कि तुम्हारे लिए गोल्ड की चेन और लॉकेट खरीदा है मैंने। मुझे अभी भी याद है तुम्हारी सालगिरह इसी महीने की 10 तारीख को आती है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा भी खरीद लिया और तुम हो कि जरा जरा सी बात पर नौकरी छोड़ने की बात करती हो। ये सुनना था कि मेरे हाथ से कब गिरते गिरते बचा। मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मेरे लिए मेरे बाप के पास कुछ न था। मुझे याद आने लगा कि मैंने सिर्फ अब्बा से 10,000 मांगे थे कि अब्बा को तो ये तक मालूम नहीं था कि मेरी सालगिरह कब आती है। मैंने ईद पर नया जोड़ा बनाया, लेकिन अब्बा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की।
जानती हो कितनी मेहनत से मैं ये पैसा कमाता हूँ और तुम्हारी अय्याशियां हैं कि खत्म ही नहीं होती। अब्बा ने वही मुझे 700-800 वाला सादा सा सूट ला कर दिया, जो कि ईद के लिहाज से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन मैं खामोश हो गई थी और अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को सोने की चेन, लॉकेट, वो भी इस दौर में जबकि 1 तोला सोना भी लाखों तक पहुंच गया है। मेरा दिल जलकर खाक हो गया था कि अगर अब्बा को उस लड़की से कोई भी चक्कर था तो शादी कर लेते। अब्बा को किस बात की रोक टोक थी भला? मैं कौन सी माँ उनके सर पर बैठी थी कि उन्हें इस बात की इजाजत लेनी पड़ती। बहरहाल जो भी था, मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने दरवाजे को दस्तक दी और कहा कि अब्बा चाय लेकर आई हूँ। ये कहना था जब मैं अंदर आई तब तक फोन अब्बा ने बंद करके बेड पर रख दिया। मैंने चाय अब्बा को दी तो चाय लेकर अब्बा मुझे घूरने लगे। कहने लगे, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि पत्ती और दूध कम डाला कर, पतली चाय बनाया कर, लेकिन तुझे कहाँ समझ आती है। जानती है दूध कितने रुपए किलो हो गया है? 200 से ऊपर हो गया है। और चाय की पत्ती वो कितनी महंगी है। और एक तू है कि बस बाप का पैसा उड़ाने में लगी है। मुझे तो अब्बा का ताना ही समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ अब्बा पाई पाई का हिसाब रखते और अपने ऑफिस की लड़कियों को अय्याशियां करवा रहे थे। बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं थी। अगले ही रोज मैंने अब्बा को फोन पर यह कहते सुना कि आज तुम सब लड़कियों को मेरी तरफ से होटल में खाने की दावत है। मैं तुम सब लोगों को एक बुफे ले जाऊंगा। वहां पर जो चाहे खाओ पियो, जितना चाहे खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ये सुनकर तो मेरा और भी दिमाग खोलने लगा था। मुझे याद नहीं है कि जब से मैंने होश संभाला था अब्बा ने मुझे एक बार भी बाहर से खाना खिलाया हो। हमेशा यही कहते कि घर पर पकाओ, सादा खाने की आदत डालो। ये बाजार की अय्याशियां मेरी जेब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैं चाहकर भी सब खो बैठी थी। अपने बाप के पास हर चीज और बेशुमार पैसा होने के बावजूद मैं तंगी में जिंदगी गुजार रही थी और अब्बा की मेहरबानी अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के ऊपर थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी आंखों से टप टप आंसू बहा रही थी जब अब्बा ने कान से फोन हटाया तो मेरी जानिब ध्यान दिया। मुझे यूं रोता देखकर कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह सुबह रोना क्यों शुरू कर दिया है? अजीब नहुसत फैला रही हो। तुम्हारी मरहूम माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि जब घर से कोई जाने लगे तो रोते नहीं है? अब्बा की झुड़के सुनकर मेरी जबान को जैसे ताला ही लग चुका था। मैं सहम कर अपने आंसू साफ करने लगी और बोली कि अब्बा, आप अपने दफ्तर की लड़कियों को खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मगर मेरी बात मेरे लबों पर अधूरी रह गई। अब्बा फौरन बात काटकर बोले, होश में तो हो, अब मैं तुम्हें भी वहां साथ लेकर जाऊं? चुपचाप घर में रहो और जो दाल रोटी पड़ी है खाकर गुजारा करो। आइंदा मुझे यूं बीच में टोका तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर अब्बा जल्दी जल्दी कदम उठाते घर से निकल चुके थे। अगर उस वक्त कोई हमारे घर में आ जाता और मेरे अब्बा के ठाट बाट देखता और मुझ पर नजर दौड़ाता तो वो बिल्कुल भी यकीन न कर पाता कि मैं अपने बाप ही की बेटी हूँ, क्योंकि मेरी हालत तो किसी मुलाजमा से कम न थी। न जाने क्यों अब्बा मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। शायद उन्हें मेरी जात से ही नफरत थी। उसी रोज घर में राशन खत्म हो चुका था। अब्बा को कई बार कॉल मिलाई मगर उन्होंने मेरी कॉल काट दी। यकीनन अपने उन ऑफिस की लड़कियों के साथ बुफे पर खाना खाने में मसरूफ होंगे। ये सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर अब्बा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? घर में देखा तो थोड़ी बहुत मूंग की दाल पड़ी हुई थी, वही बनाकर मैं रोटी के साथ खाने लगी। मेरा तो हलक तक कड़वा हो चुका था। वो दाल भी मुझे बेजायका लगने लगी। सारा खाना वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर अपनी मरहूम माँ की तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। उस रोज न जाने कब मेरे अब्बा वापस घर आए थे। सुबह उठी तो अब्बा से बगैर बोले नाश्ता बनाया और उनके सामने रख दिया। वो काफी हशाश बशाश लग रहे थे मगर मैं अफसरदा थी। खामोशी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर बसों में धक्के खाने के लिए घर से निकल गई। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, मगर खैर उस रोज कॉलेज गई तो मेरी सहेलियां खूब बन ठन कर तैयार होकर आएंगी क्योंकि आज हमारा सेमेस्टर का आखिरी दिन था। मगर मैं वही पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज आई थी। चेहरे पर सदियों की बेजारी थी। वो अपनी महंगी महंगी चीजें अपनी सहेलियों को दिखा रही थी। बकौल उनके ही उनके भाई और उनके बाप ने उन्हें मंगवा कर दिए थे। और एक मैं थी जिसके अब्बा उनके बाप से भी ज्यादा अमीर थे, मगर उसके बावजूद मैं इस हालत को पहुंच चुकी थी। मेरा दिमाग बगावत पर उतर आया था। मुझे उन लड़कियों पर गुस्सा आने लगा था जिनको अब्बा इतनी ज्यादा तनख्वाह देते थे। आखिर वो कौन सा ऐसा काम करती थी जो वो इतने पैसे कमा रही थी? ऐसे तो अब्बा मुझे पैसे देने वाले थे नहीं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अब्बा के दफ्तर में ही काम करने लग जाऊं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि अब्बा वहां काम करने वाली लड़कियों को इतने पैसे क्यों देते हैं। मगर मुझे कैसे, मेरे अब्बा तो हर वक्त दफ्तर में ही मौजूद होते थे। अगर मैं उनके दफ्तर में जाती तो वो मुझे पहचान लेते।
आखिर میں कैसे उनके दफ्तर में जाकर काम कर सकती थी। मैंने अपना दिमाग चलाया और फिर एक प्लान सोचा। मैंने अपने पास जमा शुदा कुछ पैसे लिए और फिर अपनी सहेली के साथ मॉल चली गई और कुछ ऐसे डिज़ाइन के कपड़े लिए जो इससे पहले मेरे पास नहीं थे, और अब्बा ने भी ना देखे थे वो कपड़े खरीदे। और फिर मैं ब्यूटी पार्लर चली आई, एक नया सूट पहना और फिर खुद का नक्शा ही बदलवा दिया। मैं अपनी आंखों में लेंस लगाकर वहां गई और फिर मेरे माथे और नाक के खदोखाल ब्यूटिशियन ने बदल कर रख दिए। कोई भी ना पहचान सका कि नकाब के नीचे मैं हूँ। मैंने हर फैसला कर लिया था कि मैं अबाया पहनकर ही अब्बा के दफ्तर में जाऊंगी। अबाया में नजर आने वाली सिर्फ मेरी आंखें और थोड़ा सा नाक ही तो था। इस तरह मेकअप हो चुका था और मैं एक पल को खुद भी ना पहचान सकी। मैं चलती हुई अब्बा के ऑफिस आ गई, जहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। मैंने उसे नौकरी करने का कहा तो उसने मुझे खुशामदीद कहा और फिर मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछने लगी। तो मैंने कहा कि मेरी माँ वफात पा चुकी है और मेरे वालिद मेरा खर्च नहीं उठा सकते। तो वो लड़की कहने लगी, आप बिल्कुल महफूज मकाम पर आई हैं, जहाँ पर आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस आपने हमारे सर को अपना राजदार बनाना होगा। उसके अल्फाज उस वक्त तो मुझे समझ ना आए। मैं हाँ में सर हिलाती गई और फिर अंदर चली गई। मुझे वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों ने काम बताया। मैंने गौर किया था कि वहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियाँ 17 से 18 साल की उम्र की हैं। उनकी तालीम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर इसके बावजूद अब्बा ने अपने बिजनेस के लिए उन लड़कियों को अलहदा दफ्तर बनाकर यहाँ रखा हुआ था। वो सभी लड़कियाँ मुझे काफ़ी मुतमईन और खुश दिखाई दे रही थी। मैं अभी काम सीख ही रही थी कि तभी मेरे अब्बा वहाँ पर दाखिल हुए। एक पल को मेरा वजूद कांपा कि कहीं अब्बा मुझे पहचान ही ना ले। अब्बा जब मेरे करीब से गुजरे तो एकदम से चलते चलते उनके कदम मेरे पास रुके और वो पलट कर मुझे देखने लगे और वहाँ पर मौजूद लड़कियों को देखने लगे। सफीना, ये नई लड़की कौन है? तो वो उन्हें मेरे बारे में बताने लगी। मेरे अब्बा हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से अपने दफ्तर में चले गए और मैंने सुकून का सांस लिया। शुक्र है मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं था। बारी बारी हर लड़की मेरे अब्बा के दफ्तर में जाने लगी। जो भी अब्बा के दफ्तर में जा रही थी 10 मिनट बाद ही बाहर आ रही थी, और ये देखकर मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि आखिर ये अंदर कौन सा काम कर रही है। सभी लड़कियां होकर आ चुकी थी तो आखिरी लड़की बाहर आई और मुझे कहने लगी कि सर अंदर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए उठी और अब्बा के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अब्बा उस वक्त खिड़की की तरफ मुंह किए खड़े थे। मुझे इशारे से कुर्सी पर बैठने का कहा। मैं जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया। मेरा तो दिल हलक को आ गया। तभी वो चलते हुए मेरे सामने आकर बैठे और कहने लगे, ये कमरा साउंड प्रूफ है, यहाँ की आवाज़ कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मैंने नजरें उठाकर अब्बा को देखा तो वो मुझसे जो बोले वो सुनकर मेरी जान निकल गई थी। अब्बा कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम कैसे मेरे से अदालत तक पहुंची? मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा, जैसे आज से पहले लड़कियों की थी। बताओ तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है कि किसी ने कुछ करने की कोशिश की है? तुम्हारे घर में क्या परेशानी है? मुझे तो उसका कुछ समझ ही ना आई, मगर चूंकि अब्बा पूछ रहे थे इसीलिए मैंने अपनी आवाज़, जो कि मैं खास दवा खाकर बदल चुकी थी, यूं ही खुद से कहानी बनाकर अब्बा को बता दी। अब्बा गहरी सांस खारिज करके बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खर्च उठाने को तैयार हूँ। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिया करूंगा, बस यहाँ पर रहकर काम सीखो, इसके बदले में तुम्हें मुआवजा मिलेगा। इतना कहकर अब्बा एक फाइल में मसरूफ हो चुके थे और मैं उनका चेहरा देखती रह गई। उनके दफ्तर से बाहर आई, वहाँ कई लड़कियां थीं और उन लड़कियों से जब मैंने बातों ही बातों में पूछा तो वो रोने लगी। वहाँ पर जिस लड़की से भी मैंने उसके माजी के बारे में पूछा तो वो रो ही रही थी। कोई कहने लगी, ये सर नहीं फरिश्ता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। कोई कहने लगी कि मैं बेवा हूँ, मेरे माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी करवा दी थी, मेरा शौहर मरा तो मायके वालों ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। मैं मरने लगी थी, मगर भला हो सर का जिन्होंने मुझे नौकरी दी और मुझे पैरों पर खड़ा किया। वहीं एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे वालिद एक हादसे में वफात पा गए हैं। घर में एक फालिशदा माँ थी, मेरा रिश्ता तय था, मगर जहेज के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। माँ की देखभाल भी करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूँ, मगर सर ने मुझे नौकरी छोड़ने ना दी, बल्कि मेरी माँ के लिए एक नर्स रख दी और वहीं मेरे जहेज के लिए मेरी सालगिरह पर सोने की चेन और लॉकेट गिफ्ट कर दिया। अब अगले ही हफ्ते मेरी शादी और मैं सर को जरूर बुलाऊंगी। इन सब की बातें सुनकर तो जैसे मेरे दिमाग में आंधियां चल गई थी। मैं वहां से ही वापस घर चली आई। मेरे अब्बा तो इतना नेक काम कर रहे थे, अब मुझे सारी बात समझ आ चुकी थी कि वो कंजूस नहीं थे बल्कि सखी थे। उन्होंने फजूल खर्ची नहीं की थी, वो घर के खर्च भी पूरे करते थे, मगर वहीं अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा गरीब और बेसहारा लड़कियों की मदद करने में सर्फ कर रहे थे। और जब उन लड़कियों ने मेरे माँ बाप को दुआएं दी तो मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। मुझे अपने बाबा पर बड़ा ही फख्र हुआ था।
میرے دل میں ان کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ ابا نے یہ راز راز ہی رکھا تھا، لیکن میں نے بھی یہ راز فاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور یوں ہی زندگی گزارنے لگی۔ جب ابا نے مجھے خاموش دیکھا اور دیکھا کہ میں بات بات پر اب ان سے پیسے نہیں مانگتی، تو وہ خود بخود میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھنے لگے۔ میں خوش تھی، مجھے اپنے ابا پر فخر تھا۔ انہوں نے کئی مایوس دلوں کو امید دلائی تھی۔